नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अपडेट जीके विद RS गुजर पर आपका स्वागत है। देखो, काफ़ी टाइम से मैं इस पे वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ परिस्थितिवश, परंतु अब मैं वापस इस पे आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। और आज आपके सामने मैं जो वीडियो लाया हूँ उसमें बेहतरीन किताब का बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें राजस्थान में आने वाली हर वैकेंसी में सवाल आएंगे और डेफिनेट आएंगे। और ये किताब ही नहीं, मैं 10वीं भी इसके आगे आपकी पूरी करवाऊंगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, इसका अंदर अपन जो पढ़ेंगे, पहले ही एक बुक है आपके सामने, हालांकि ये सभी बच्चों के साथ पास होगी, फिर भी आप इसको देखिए। कक्षा 9, ये राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, ये बुक है जिसमें से राजस्थान की हर एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। इसकी अनुक्रमणिका आप देख सकते हो, जिसमें पहला अध्याय आपके सामने 1857 की क्रांति, दूसरा राजस्थान की क्रांतिकारी, फिर राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा। यहाँ 70-80 पेज में मतलब कि 7-8 टॉपिक अपने पूरे क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट है, जो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं है, वो कंटेंट इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर जो पहला पार्ट है उसका नाम है 1857 की क्रांति। अपन इसी की शुरुआत करते हैं आज और इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी इस चीज को देखिए, ये पार्ट है 1857 की क्रांति। अपन इस पार्ट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसके अंदर किस तरीके से और क्या राजस्थान की स्थितियां उत्पन्न हुई। इसमें अपन देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान की भी अछूता नहीं रहा। अब आप सबको पता है कि 1526 ईस्वी से बाबर से लेकर और 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन रहा राजस्थान भारत पर। ये पूरा मुगल एम्पायर रहा। तो मुगल शासन के बाद अगर अपन देखते हैं तो उसके बाद की बात है, तो क्या कह रहा है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय की बात कर रहा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न रिक्तता को एक बार की मराठों ने भर दिया। क्योंकि जैसा यहाँ पर राजस्थान पर और पूरे भारत पर राज मुस्लिमों का था, यानी मुस्लिम शासकों, जिसमें औरंगजेब वगैरह मुगल लोगों का शासक था, तो उसी तरीके से यहाँ पर अब वो स्थिति किसने पूरी कर दी, मराठों ने, क्योंकि मराठे भी वैसे ही राज करने लगे। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा गुजरात में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना धीरे धीरे क्या हो गया था, सहज और सुलभ हो गया था। तो राजस्थान में प्रवेश करने लगे। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर, एमपी में मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। तो धन एकत्रित कहां किया, मेवाड़ के क्षेत्र में मंदसौर से। मंदसौर तो एमपी में पड़ता है। और इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। अब उस समय आपको पता है कि जयपुर के शासक कौन थे, जय सिंह, और बाद में मुगल बादशाह कौन थे, मोहम्मद शाह। तो उनसे क्या की, सलाह मशवरा की कि मराठे राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस तरीके से इनको रोकने के लिए कुछ विचार विमर्श किया जाए या कुछ किस तरीके से रोके जाए। तो मोहम्मद शाह और इनके बीच में विचार विमर्श हुआ। तो क्या रोकने के कुछ प्रयास हुए या नहीं हुए, तो आगे देखते हैं। 1724 ईस्वी में राजस्थान में मराठों के आक्रमण में और तेजी आई और इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत यानी बूंदी के पद से हटे हुए शासक बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता प्राप्त करने वाला शासक था बुद्ध सिंह पहला 1734 में, और उसने दलेल सिंह को क्या दी भैया, गद्दी से हटवा दिया। किसकी सहायता से, मराठों की सहायता से। इस तरीके से अगर आगे देखें तो राजस्थान के किसी भी शासक के द्वारा आंतरिक
और संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह पहला प्रथम अवसर था। तो सबसे पहले आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था मराठों को, दलेल सिंह को गद्दी से हटवाया था। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। बाद में राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया और राजस्थान में मराठा कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन वे शीघ्र ही राजाओं को नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे और उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने से धीरे धीरे होने लगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, क्योंकि नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर 1398 ईस्वी के लगभग, यानी लगभग क्या 1398 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय से भी मराठों का मतलब कि यहाँ के जो मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास शुरुआत में किया था, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे थे और इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुक्ति प्राप्त करने का आदेश दिया। तो इसी तरीके 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा के सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया और जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को दे दिए। सवाई जय सिंह जो जयपुर के शासक। 1761 से 91 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठा का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंखें तो खोल दी और मराठों से मुक्ति पाने के लिए अब धन का सहारा लिया गया और जब धन से के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन से भी मराठे बाहर नहीं जा रहे थे, तो अभी क्या किया गया कि अपन प्रयास करते हैं सभी इकट्ठा होकर। तो लोगों ने मतलब कि उस समय राजाओं ने क्या किया, अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने का निश्चय किया गया। अतः क्या हुई बात कि जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासकों ने हुरडा नामक स्थान, हुरडा भीलवाड़ा में जगह पड़ती है, कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ, हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ और हुरडा 17 जुलाई 1734 को हुआ। और इसके अंदर क्या बात हुई, तो ये इकट्ठे होकर क्या करते हैं, संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं कि जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे का सहयोग। वर्षा ऋतु के बाद में मराठों के विरुद्ध कार्य करने हेतु रामपुरा में एकत्रित होना वापस तय किया कि रामपुरा में एकत्रित होंगे, तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ भी ली कि कोई किसी के शत्रु को आपस में क्या नहीं देगा, यहाँ पर शरण नहीं देगा। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपस में ही द्वेष था, आपस में लड़ रहे थे, तो वो कैसे एक दूसरे का साथ दे सकते थे। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासती स्वार्थी नीतियों और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला और उसने यहाँ पर महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। जगत सिंह मेवाड़ वाले शासक, और उपहार और चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया और जयपुर के ने मराठों और मुगल सम्राटों के समझौता करवाना चाहा, लेकिन पर वह असफल रहा। इसी तरीके से आगे देखते हैं तो पेशवा की राजस्थान यात्रा का ये परिणाम निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। मुगलों को तो देते ही थे, अब राजपूत धीरे धीरे किनको देने लगे, मराठों को भी टैक्स वगैरह देने लगे। परंतु 1738 ईस्वी में मुगल सम्राटों की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय की अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी।
मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय की संधि कब करनी पड़ी? 1738 में। निजाम कहाँ का शासक था? हैदराबाद का। तो जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए थे उस समय। तो मराठों को तो आपको पता है कि उस समय वो चीजें उनके तो दिमाग में थी कि आपको धन सूबेदारी सब कुछ मिल रहा है, तो वो कर रहे थे। वैसे अपने राजपूत राजा यहाँ के ऐसे थे कि अगर वो सब मिलकर चाहते तो मराठों को तुरंत भगा सकते थे, इतनी शक्ति थी, परंतु आपस में द्वेष ले बैठा। और 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट हुआ, यानी मारवाड़ में प्रवेश किया उन्होंने, और सोजत, पाली, रायपुर, जेतारण परगनों में चौथ वसूली करना आरंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया, और 1791 के बाद मराठा शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगी? कम। ये शक्ति क्षीण होने लगी, और उस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे, वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी तरीके से देखें तो राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणाओं को सहयोग किया, फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर भी मेवाड़ के महाराणाओं का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों में आपसी विमर्श के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता आगे नहीं प्राप्त कर सके। ये मराठा शासक थे। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया और अंततः अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। नाथद्वारा, राजसमंद, भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य पर को नियंत्रण नहीं कर पाए, और 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर के नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का क्या किया? प्रयास, लेकिन वे भी सफल नहीं रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा किया और धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप बात यह हुई कि राज्य आर्थिक संकटों से गिर गया। जब भाड़े की सैनिक रखेंगे तो यहाँ स्थिति ऐसी होगी, आर्थिक स्थिति उत्पन्न होगी, और वो भी कमजोर। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास किए। यानी अंग्रेज मराठों के शत्रु थे, क्योंकि अंग्रेज तो खुद चाहते थे भारत में राज करना, और राजस्थान में भी। तो इस तरीके से तो अंग्रेज किसके शत्रु थे? मराठों को निकालना चाहते थे, और राजाओं ने को लगा कि अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे मराठों को निकालकर, परंतु अंग्रेज तो खुद राज करना चाहते थे। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल यानी अंग्रेजों के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। ध्यान रखना, जयपुर के शासक पृथ्वी सिंह ने। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, वह भी सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों की संधि करने के इच्छुक हो गए, और नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। वैसे सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत में अगर नाम लिया जाता है तो भरतपुर है, जो 1803 में संधि की थी। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण वसन इस तरीके से उनको एक मुक्ति का मार्ग प्रदान कर दिया। और 1803 ईस्वी की संधि में यह तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से क्या नहीं लेगी? टैक्स नहीं लेगी, खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व अपनी कंपनी का होगा और अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। और भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि से ने इन संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 ईस्वी के सैटर्न के स्थान पर चार्ल्स मेटकोप दिल्ली पर रेजिडेंस बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटोक ने यह सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां पिंडारियों की विध्वंस कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। आगे अपन देखते हैं तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स। उस समय के जो भारत के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सभी
विरोधियों का दमन करके अब भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहा, किंतु ये तभी संभव था जब होलकर सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया गया और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया गया। इसी के लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य की सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव के क्षेत्र थे। अंत में अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1813 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों को अपने अधीन में मतलब कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ इससे पहले अपन कुछ राजस्थान की रियासतों के शासक देख लेते हैं जो 1857 की क्रांति में थे। तो राजस्थान में कोटा के राम सिंह थे, जोधपुर के तख्त सिंह थे, और जसवंत सिंह भरतपुर के थे, स्वरूप सिंह उदयपुर के थे, और राम सिंह जयपुर के थे। सिरोही के शिव सिंह थे, धौलपुर रियासत के राजा भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, और टोंक के जो नवाब थे उनका नाम है वजीरुद्दौला। बूंदी के राम सिंह विनय सिंह थे। अलवर के कौन थे? विनय सिंह। और जैसलमेर के रणजीत सिंह, पृथ्वी सिंह थे झालावाड़ के। और आगे अपन देखते हैं तो इसी तरीके से आगे देखते हैं तो प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह शासक थे। इस तरीके से इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इससे शासक आप एक बार देख सकते हो सारे, और इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि कौन किस जगह का शासक था। इधर देखिए तो आगे संधि से मतलब कि वो अधिकार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर चार्ल्स मेटकॉफ से का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि से संधि कर ली गई। और अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि की थी, जो 1823 में की थी। ये चीज ध्यान रखना। और इस प्रकार 1817-23 के दौरान राजस्थान का स्थापित ये ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अक्षुण्ण रहा। इस तरीके से आगे देखते हैं तो 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से 17 राजपूत, 2008 और एक मुस्लिम शासक द्वारा, और इन राज्यों के द्वारा कुछ संधियां की गई। उनकी कुछ सामान्य शर्तें थी, कुछ विशिष्ट राज्यों से संबंधित थी। संधियों की शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त यह थी कि संधि द्वारा रियासती अंग्रेज शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली है, मान ली है। दूसरी, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया है, और वंशानुगत रूप से मतलब कि वो अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया है, तो उसके बाद में राजा का पुत्र ही उनका शासक वगैरह बनेगा। आगे अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमणों से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया गया, और अगली संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण से बदले रियासती शासकों ने अपनी विदेश नीति को सौंपनी पड़ी, और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों को समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। और लास्ट में अगली संधि थी अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा। सभी राज्यों की संधि अलग अलग थी। खिराज की ये राशि, अब आगे क्या बातें हैं। खिराज की ये राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया, और ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता क्या करनी पड़ी? खोनी पड़ी। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़े। क्या प्रभाव पड़े? कि कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों में आर्थिक स्थिति उनकी क्या हो गई? कमजोर हो गई। अब पॉलिटिकल एजेंट का राज्य में जो व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर केवल वो निरंतर हस्तक्षेप करने लगे, राजाओं की स्थिति वैसी रही नहीं। शासन कार्य अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगी। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए, और कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे और बलात् जबरदस्ती उनके ऊपर कई अधिकार थोप दिए गए। अंग्रेजों ने
राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अपने अधिकार जमाने का प्रयास किया। और नमक उत्पादन में जैसे कि सांबर झील, मेवाड़ की अफीम उत्पादन पर अधिकार कर लिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने पर नाम पर लगभग सभी राज्यों की अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्चे भी संबंधित राज्य को ही वहन करना पड़ता था। और भारी खराज, ब्याज और अन्य खर्चों को थोपे जाने से फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इस तरीके से ये चीजें हुई। और आगे अपन इसके आगे जो पढ़ेंगे, ये अपन ने पेज नंबर इसमें आप देख सकते हो बुक में, तो अपन जिसके पास भी बुक है वो देख सकता है। यहाँ तक अपन ने अध्याय का लेसन जो था, ये जो 1857 की क्रांति का जो अध्याय है उसका जो अपन ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है। अब इसके अलावा पेज नंबर 4 को कंप्लीट मतलब यहाँ तक कर लिया है। अब यहाँ से पेज नंबर 4 से अगले वीडियो में अपन इसमें बात करेंगे, क्योंकि इसमें फिर वीडियो लंबे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो में आपको पूरी किताब पूरी करवा दूंगा। तो आज भी थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है इसलिए। और देखो शुरुआत है तो थोड़ा आप सपोर्ट करना, क्या कमी रही और किस तरीके से और भी मुझे प्रयास करने चाहिए। इस तरीके से आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और आपका साथ यूं ही मुझे मेरे ऊपर बना रहे और अपने चैनल पर भी बना रहे। तो सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।